और मोदी जी जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ें असुर और अभिमानी, तब तब प्रभुधर मनु शरीरा, हरहि सकल सज्जन भव पीरा। लगातार 8 महीनों से नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली की सारी सीमाओं पर किसानों का ये जो है प्रदर्शन चल रहा है और इस प्रदर्शन का कई दौरे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी नतीजा सामने नहीं आया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि 22 जुलाई को जो किसान है वो संसद का घेराव करेंगे, वहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। तो आइए जानते हैं किसानों से कि क्या है इनकी आज रणनीतियाँ। तो इसको लेकर आपकी आगे क्या तैयारियां हैं? देखो, तैयारी तो अगर हमारे बड़े नेताजी ने कह दिया है, राकेश टिकैत जी ने कह दिया है, तो तैयारी तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे ट्रैक्टर और हमारी जनता बिल्कुल ट्रैक्टर के मुंह इधर को करे खड़ी है और हमें कोई तैयारी का ये नहीं करना होता कि हमें कोई, हमारा तो टैंक, ट्रैक्टर ही सरकार को टैंक दिखता है, तो हमें तैयारी की तो ज़रूरत ही नहीं जब हम आंदोलन में पड़े हैं। ये सोचना सरकार को है। अब सरकार को ये सोचना है कि आंदोलन को और आगे कितना ले जाना है। एक्चुअली क्या है कि सरकार इतनी मदमस्त हो गई है, हम सब ने इतना वोट दे दिया उसे कि उसे लगता है कि हम सरकार हमारी बरकरार है, चलती रहेगी। लेकिन अब ये किसानों ने एक रणनीति बना ली, जो रणनीति हमारे टिकैत साहब के नेतृत्व में वैक्सीन ढूंढी गई सरकार के लिए। वो वैक्सीन ये है कि अब जहाँ जहाँ चुनाव होगा, सरकार की कमियां और सरकार की खामियां, और सरकार ने जो हमारे साथ धोखे किए, सरकार ने जो हमारे साथ अन्याय किया, सरकार जो लगातार हमारे साथ अत्याचार करता आई, उसका हम सरकार जनता में जाएंगे और जनता को बताएंगे कि किसानों के साथ क्या किया, लोकतंत्र के साथ क्या किया और देश के साथ सरकार क्या कर रही है। तो किसान फिर डिसीजन लेगा कि आगे हमें वोट किसे करना है। सरकार ने हमारे साथ हमें 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, तुम्हारी डबल आय कर देंगे, हवाई जहाज वाले को, हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज पर बिठा देंगे। सरकार ने जो हमें सपने दिखाए थे, सरकार ने हमारी जो ज़मीन थी, जो हमें अपने पूर्वजों से मिलती है, जो हम अपनी मेहनत खून का पसीने की कमाई से उसे कमा कर अपने बच्चों को और अपने भविष्य और देश का भविष्य जिससे हम तलाशते हैं, सरकार ने वो हमारा भविष्य चकनाचूर कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। क्योंकि ज़मीन हमारी अडानी और अंबानी को दे दी, उद्योगपतियों को दे दी। हम बिल्कुल ये ज़मीन देना नहीं चाहते। सरकार वोट से आई, वोट से ही जाएगी। सरकार के लिए जो रणनीति है वो अभी यही है कि उत्तर प्रदेश के कोने कोने से किसान जाएगा और किसान आएगा और किसान को हम समझाएंगे कि सरकार ने मेरे साथ अत्याचार अन्याय करा है, धोखा दिया है मेरे साथ। अब सब भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है। जहां तुम्हारी श्रद्धा, जहां तुम्हारी अच्छी और जो सरकार तुम्हें ठीक लगती है, और वो सरकार भी हमसे ये वादा करेगी कि हम आगे इन कानूनों के बारे में क्या सोचती है, हमारी डबल आय के बारे में क्या सोचती है, किसानों के रोजगार के बारे में क्या सोचती है, हमें जो देश में सबसे ज़्यादा बिजली महंगी दी जा रही है उत्तर प्रदेश में, उसके बारे में क्या सोचती है। ये सारे ओपिनियन अपनी सरकारों को खुलासा करने पड़ेंगे, उसके बाद किसान से कोई वोट ले पाए। आपके कहने का मतलब जो हमारी सरकार है वो भी गरीबों से ज़्यादा अमीरों के लिए सोच रही है। अरे अमीर कार्यालय नहीं आ रहा, आपको क्या लग रहा है इसका कोई निष्कर्ष निकलेगा? निष्कर्ष इनको जब तक हम सत्ता से बाहर नहीं करेंगे, जो काम हमने बंगाल में किया वही काम हमें उत्तर प्रदेश में करना पड़ेगा, वही काम हमें उत्तराखंड में करना पड़ेगा, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में और गोवा में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें करना पड़ेगा। इन्हें सत्ता से बाहर करना पड़ेगा और फिर 2024 में इनको दिल्ली से हटाना पड़ेगा। इससे कम में मुझे नहीं लगता सरकार कुछ करेगी, क्योंकि सरकार भी कहीं ना कहीं विवश है। सरकार पूंजीपतियों के पास रखी हुई है, गिरवी रखी हुई पूंजीपतियों के पास, इनके हाथ में कुछ नहीं है। ये चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इनको पिछले 7 साल में इतनी ज़बरदस्त फंडिंग हुई है पूंजीपतियों के जरिए। इनके बड़े बड़े कार्यालय बने हैं, 800,000 से ज़्यादा इनके कार्यालय पूरे देश प्रदेश में बने हैं। सबकी जो जितने बीजेपी के नेता हैं, बड़े बड़े नेता, इनकी आय देख लीजिए आप, इनकम 200-300 गुना बढ़ी है। और जितने बड़े बड़े पूंजीपति हैं इनकी आप इनकम देख लीजिए, अंबानी जी, अडानी जी की आप इनकम देख लीजिए। 2013 से पहले उनकी इनकम कितनी थी और इस समय कितनी है। अडानी का नाम कहीं नहीं था इस देश में, आज वो एशिया के सबसे बड़े दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो सेब का खरीदने वाले व्यापारी थे, कम से कम 100 व्यापारी हुआ करते थे, और आज की तारीख में सिर्फ एक। बीजेपी और आरएसएस यही सिस्टम करना चाह रहे हैं कि जो अभी सिस्टम बराबर बटा हुआ है, अगर मान लो देश में 500 उद्योगपति हैं तो
पूंजीपतियों के हाथ में वो सिस्टम लाना चाह रहे हैं। उससे क्या होगा, उससे पूंजी एक जगह सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा पूंजी का, और आम आदमी के पास वो सुविधाएं नहीं पहुंच पाएंगी। बीजेपी का, आरएसएस का, इनकी जो विचारधारा है ये आम आदमी के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, ये इनके लिए काम नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम करना चाहते हैं। ये देश को आर्थिक रूप से गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम हंगर इंडेक्स की बात करें, गरीबी की बात करें, तो हमारा देश 2014 से पहले 97वें नंबर पे था और अब 123वें नंबर पे है। तो आप समझ लीजिए कि हम कहाँ पहुँच गए। हम बांग्लादेश जैसे देश, जो भूटान जैसे देश जिसको हम बोलते थे आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है, हम उससे भी पीछे हैं। हमारे देश में भुखमरी बढ़ी है, प्रति व्यक्ति आय घटी है। जो पहले एक आदमी मान लो 100 रुपये कमाता था, तो आज की तारीख में उसके पास या तो रोजगार नहीं है या फिर वो 50 रुपये कमा रहा है। और पहले अगर 10 लोग भुखमरी से मरते थे तो आज की डेट में 50 लोग भुखमरी से मर रहे हैं। गरीबी, लाचारी पहले से ज़्यादा बढ़ी है, ये खुद के इनके सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। और ख़ास तौर से पिछला जो लॉकडाउन लगा है उसके बाद से 10 करोड़ से ज़्यादा युवा बेरोजगार हो चुके हैं। इस चीज़ को सरकार छुपा रही है, कहीं भी ये आंकड़े उजागर नहीं होने दे रही है। आप अगर आम लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछिए कि साहब 2 साल पहले आपकी सैलरी कितनी थी, आप क्या व्यापार था आपका, तो बड़े खुशी खुशी बताएंगे कि 2 साल पहले हमारी बढ़िया रोजी रोटी चल रही थी। लेकिन जब से लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लगाने के बाद इन्होंने क्या किया, लेबर लॉ को ख़त्म किया। लेबर लॉ ख़त्म होने से क्या हुआ है, सीधे तौर पे आम आदमी को नुकसान पहुंचा है और व्यापारियों को फ़ायदा पहुंचा है। तो बीजेपी का जो इंडिकेशन है वो यही है। और इस पे मोदी जी कह लो या हमारे प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं कि साहब व्यापारियों को, पूंजीपतियों को नुकसान हो रहा है, इस वजह से हमें लेबर लॉ हटाना पड़ा। आप ये देखिए, आम आदमी को नुकसान नहीं हुआ, उसका व्यापार गया है, उसकी नौकरी गई है, तो उसके जो बच्चे हैं वो कैसे पढ़ेंगे। दलित परिवार है, अगर वो वाल्मीकि परिवार है, तो वो परिवार वंचित है क्या विकास से? सबका साथ सबका विकास। प्रधानमंत्री जी कैसे उत्तर प्रदेश का, ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी को समझ नहीं आती, क्योंकि वो ठाकुर कम्युनिटी से आते हैं और दलितों का बना हुआ खाना भी नहीं खाते हैं। वो कुछ नहीं, सबका साथ सबका विकास। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहती है तो देश के किसानों और बहुत संख्यक जो लोग हैं उनके साथ अन्याय करती है। जब एक बेटी का बलात्कार करने वाला जो सेंगर जो है कुलदीप सेंगर, वो पूरे का पूरे परिवार को मरवा देता है और ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। ये बाबा मुख्यमंत्री को समझ नहीं आता है। उत्तर प्रदेश की बेटियों की कल आबरू लूट लाई थी, जो पर्चा भरने जा रही थी, उनका चीर हरण हुआ और सरेआम पुलिस खड़ी रही, नेता भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कपड़े नोचते रहे। ये सबका साथ सबका विकास वाली कई नीति दिखती है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का समझ में नहीं आती है। ये सिर्फ ढपोल कथा है और न मुख्यमंत्री की नीति सही है न प्रधानमंत्री की नीति सही है। जैसे ये किसान को मारने में लगे हैं, ऐसी देश की बेटियों को मारने में लगे हैं। इनकी अब देश की जनता और देश की पूरा समाज ये समझ चुका है। अब इन्हें सही समय पर उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव आ रहा है, उसमें जवाब देगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए न इन्होंने कोरोना काल में कुछ किया, न उत्तर प्रदेश में बेटियों का अपहरण होता रहा तब इन्होंने कुछ किया, न किसान आंदोलन में आज इतनी बुरी से लोग 500 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए, उनके लिए कुछ किया। ये सरकार सिर्फ आई है तो उद्योगपतियों का पैसा लेके उद्योगपतियों के यहाँ गिरवी रख के आई है। ये देश का किसान, देश का नौजवान, देश का मजदूर और देश की बेटियाँ बिल्कुल कभी माफ। 2022 में जो विधानसभा का चुनाव आने वाला है, इसमें चुनेंगे? फिर समझ लो, वो फार्मूला ये है कि किसान सीधा एक एक गांव, एक एक घर, एक एक भाई को समझाएगा और एक एक बहन और बेटी को समझाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ गद्दारी की, नौजवानों के साथ धोखा किया और दलितों के साथ अन्याय किया और बहुजन संख्या जो ओबीसी है उनके साथ उनका आरक्षण भी छीन लिया। और बहुत सारे मुद्दों पर चुनाव होंगे। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ये बताना पड़ेगा कि तुम्हें वोट क्यों दिया जाए। किसानों की जमीन छीन ली और रोजगार छीन लिए, जो बच्चों के शिक्षा नीति, शिक्षा पढ़ाई के देख लो। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जितने स्कूल थे, मैं आपसे बता देना चाहता हूं, उनका सबका सर्वे हो चुका है और ये डिग्री कॉलेज और प्राइमरी और जूनियर स्कूल जितने भी सरकारी हैं सब अडानी अंबानी कब्जा करने वाले हैं। 2022 में बाबा योगी आदित्यनाथ जी अगर सरकार में बने तो, यानी कि हमारा शिक्षा का जो एक, हम गरीब आदमी बच्चे को जो सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे और बाबा योगी आदित्यनाथ जी अगर रिपीट करें तो हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। हम अपने बच्चों को 50 रुपये में मजदूरी
करवाएंगे और अडानी अंबानी की 50 रुपए की जो 2 रोटी बिकेंगी वो रोटी कपड़ा भी कहीं मांग के पहनना पड़ेगा। हम वही 2000 साल पीछे चले जाएंगे, नंगे घूमने की स्थिति ये सरकार हमें कर रही है। बिल्कुल हम सोच समझ के और सब किसानों ने इस आंदोलन से जो सीखा है उसका पूरा दिमाग का यूज करेंगे 2022 में। सही होती तो शायद ये जो किसान है वो यहाँ आंदोलन नहीं एक बात तो तुम पहले ये समझ लो, सबका साथ और सबका विकास। ये चोर प्रधानमंत्री ने ये शब्द चुराए हैं दूसरी पार्टियों से। बस और सरकार आरएसएस और सबका साथ सबका विकास। आरएसएस को मोहन भागवत जी कहते हैं कि वो लोग जो मुसलमानों को लिंचिंग करते हैं वो लोग हिंदू नहीं हो सकते हैं। और ये एक बात, सबका साथ सबका विकास। तो ये प्रधानमंत्री चोर है। इस प्रधानमंत्री ने ये शब्द दूसरी पार्टियों से और संविधान से चुराए। ये सबका साथ सबका विकास झूठा है। सबका साथ सबका विकास ये कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक मानसिकता के लोग हैं। ये गरीबों को गरीब और जो दूसरी जाति के लोग हैं उनको सताना, उनको गुलाम बनाना, इसकी तरफ ये आरएसएस काम कर रही है। और ये प्रधानमंत्री आके सिर्फ भाषण देता है। भाषण देने के बहाने हम लोग लुट गए, पिट गए। अब दोबारा लुटने वाले नहीं है, क्योंकि आरएसएस के हम सारे फार्मूले समझ गए। अब किसान से कोई इनकी चलने वाला नहीं है। किसान सही फैसला लेगा 2022 में, उसके बाद 2024 में। करने के लिए जैसे अपने देखा है आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई नतीजा सामने नहीं आया। मिलता है कि क्या के साथ मैं बोल देता हूँ। शुभकामनाएं आपको कि इस चमन को गुलजार करो। हाँ, आज नहीं तो कल। हाँ, इस चमन को गुलजार करो, हर दिलों पर राज करो। आपका मीडिया राज करे और आपको शुभकामनाएं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे किसान आंदोलन पे? क्या इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा आपको लग रहा है? देखो, हम निष्कर्ष यही कहना चाहते हैं कि ये बच्चे हमारे हृदय के हैं, भोले भाले और सच्चे। इनके हृदय में भगवान बसा बैठा है, इसलिए ये ये इसलिए हम इनके चरणों में खड़े हुए हैं। और मोदी जी को सबक सिखा देंगे, घुटने के बल चलवा देंगे। मोदी जी को सबक सिखा देंगे और घुटने के बल चलवा देंगे। और मोदी जी जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ें असुर और अभिमानी, तब तब प्रभुधर्म मनुष्य शरीरा, हरहि सकल सज्जन भव पीरा। तुम्हारे कोरोना काल में हम भागवत करवाए हैं, ब्रजेश पाठक से आदेश लेकर हम आए हैं। समझ गए? शुभकामनाएं आपको मोदी जी, तुम्हारा मंसूबा कामयाब हो। ये कहना चाहेंगे जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। अच्छा, मतलब पूरा आप लोगों ने सोच के आए कि जब तक आपकी बिल वापसी नहीं होगी, घर वापसी नहीं होगी? जी नहीं। वैसे अभी ठंडी भी बीत गई है, गर्मी बीत गई है, बरसात के मौसम आने वाले हैं, लेकिन आप लोग अभी भी यहाँ टिके हुए हैं। जी, किसान तो हर मौसम में तैयार रहता है। अच्छा, तो क्या बरसात को लेकर कुछ तैयारियां हैं आपकी? तैयार नहीं है, सारे वाटर प्रूफ टेंट ले हुए हैं। वाटर प्रूफ टेंट जहाँ जी आप देख लो, और खाने पीने की व्यवस्था आप देख ही रही हो, कमी किसी चीज़ की है नहीं यहाँ पे। जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, ये हमारा सबका नारा है।